मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। चुनाव तय समय पर ही होंगे, लेकिन ओबीसी सीटों पर फिलहाल चुनाव स्थगित रहेंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है। बैठक के फैसले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में रीनोटिफाई करने को कहा गया है। जैसे ही सरकार रीनोटिफाई की कार्रवाई करेगी, हम चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पिछड़ी जाति ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किया गया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी ने कोर्ट में मध्य प्रदेश का केस सही तरीके से पेश नहीं किया। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। इसके जरिए पंचायतों में ओबीसी के लिए निश्चित 25% आरक्षण के प्रावधानों को कटघरे में रखा गया है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के हक को मारने का काम किया है। ओबीसी आरक्षण पर रोक कांग्रेस की ओबीसी विरोधी मानसिकता है। निर्वाचन की प्रक्रिया जारी रहेगी, किंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में ओबीसी की जो सीटें हैं उनकी निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित रहेगी। उन सीटों को रीनोटिफाई किया जाना है, तो रीनोटिफाई करने के लिए भी हमने राज्य शासन को पत्र लिख दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से कोर्ट में मध्य प्रदेश का केस पेश नहीं किया और पिछड़ी जाति ओबीसी का आरक्षण जो समाप्त किया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और नए रोटेशन में आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ली होती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो उन्होंने एक निश्चित 25% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कर दिया। तो हमने इन याचिकाओं में कहा कि जब तक एक स्वतंत्र आयोग से यह तय नहीं होता है कि राजनीतिक पिछड़ापन किन जातियों में है, किन ओबीसी वर्ग में है, यानी अवरुद्ध करने का काम कैसे हो सकता है। ओबीसी समाज वर्ग के साथ एक व्यापक षड्यंत्र कांग्रेस के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण है पंच सरपंच जनपद जिले में उसका विरोध किया और अन्य पिछड़ा वर्ग का हक छीनने का काम कांग्रेस ने किया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज समर्पण निधि को लेकर बड़ी बैठक हुई है। बैठक में मध्य प्रदेश से बीजेपी संगठन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीजेपी ने समर्पण निधि का लक्ष्य 100 करोड़ रुपए रखा है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी छोटे से लेकर बड़े हर कार्यकर्ताओं तक से आजीवन सहयोग निधि लेने की तैयारी उसने की है। बीजेपी इस बार समर्पण निधि में अब तक सबसे ज्यादा चंदा जुटाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में समर्पण निधि अभियान के जरिए अब तक का सबसे बड़ा 100 करोड़ रुपए का चंदा जुटाने की तैयारी में है। बीजेपी ने इसे टारगेट बनाया है। समर्पण निधि में पहली बार यह व्यवस्था भी होगी कि 50 रुपए से लेकर बड़ी राशि तक आजीवन सहयोग निधि के रूप में लिए जाए, जिसके लिए जिलों के टारगेट फिक्स होंगे। सबसे ज्यादा इंदौर और भोपाल से लगभग 20 करोड़ रुपए समर्पण निधि जुटाने की तैयारी है। समर्पण के नाम पर इस प्रकार से हमारी योजना के समय भी समर्पण करें और आर्थिक तौर पर अपने संगठन काम को चलाने के लिए कार्यकर्ता अपना समर्पण जितना संभव हो सकता है वो करने का प्रयास करें। ये रणनीतिक तैयारी हमारी इन बैठकों के अंदर हुई है और उस पर हम आगामी समय में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 19 दिसंबर को यूपी के बलिया जिले से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज के बलिया दौरे के लिए बीजेपी ने तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि बलिया के टीडी कॉलेज में शिवराज सिंह चौहान का मेगा शो होगा। इस दौरान पूर्वांचल की सभी लोकसभा और विधानसभा से हजारों लोगों की मौजूदगी रहेगी, जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर बैनर से पूरा बलिया शहर पट गया है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल से शुरू हो रही यात्रा बेहद अहम है। इसी क्षेत्र से पिछले चुनाव में बीजेपी ने बड़ा माइलेज लिया था और फिर बीजेपी की कोशिश है कि पूर्वांचल आगामी चुनाव में भी बीजेपी को आशीर्वाद दे।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी दी है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में साल 2024 तक कुल 1 करोड़ 22 लाख क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं और 17 दिसंबर तक प्रदेश में करीब 44.5 लाख परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जिसमें समस्त जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएं NABL प्रमाणित है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों को फायदा पहुंचेगा। पटेल ने कहा कि देश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारतीय फूड प्रोसेसिंग कंपनियां विश्व के मंच पर अपना मुकाम हासिल करें और वैश्विक ब्रांड के तौर पर उभरे, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। हर इलाके में विशेष मान्यता प्राप्त फूड प्रोसेसिंग लैब की स्थापना की भी कोशिश की जा रही है। दूसरा, आजादी के हमने केन बेतवा से इसका मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और मैं कहूँगा कि ये मोदी जी का नैतिक बल ही था कि इसकी शुरुआत हुई है। मैं इसे सिर्फ 2 नदियों के जोड़ने भर की बात नहीं मानता, ये अमूल चूल परिवर्तन है देश के विकास का। अपनी सादगी के लिए पहचाने जाने वाले टीकमगढ़ सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक आज आम लोगों की तरह अपना चेकअप जिला अस्पताल कराने पहुंचे। उन्होंने अपना पर्चा बनवाया और नर्सिंग स्टाफ से ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कराई। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सिविल सर्जन डॉक्टर अमित शुक्ला से अस्पताल की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। चेकअप कराने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बुलेट पर सवार होकर अपने सिविल लाइन स्थित आवास के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लोकसभा की कार्रवाई से अवकाश मिलने के बाद शुक्रवार रात टीकमगढ़ पहुंचे और आज सुबह से ही लोगों का हालचाल जानने के लिए अपने घर से मॉर्निंग वॉक करने निकल गए। इस दौरान उनके साथ ना तो कोई सुरक्षा जवान मौजूद था और ना ही पार्टी कार्यकर्ता दिखाई दिए। दोपहर में वो अचानक जिला अस्पताल पहुंचे और आम मरीजों की तरह अपना चेकअप कराया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मनमानी बिलिंग को लेकर सड़कों पर भोपाल में यूथ कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। सैकड़ों कार्यकर्ता मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर पहले ही रोक लिया। जबलपुर में कोरोना के नाम पर निजी पैथोलॉजी सेंटर्स का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने शहर के सभी अलग अलग पैथ लैब्स के 62 कलेक्शन सेंटर्स के SRF ID यानी कि स्पेशल रेफरेंस फ्रॉम ID ब्लॉक कर दिए हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को शहर में मनमाने पैसे लेकर चंद घंटों में RT-PCR रिपोर्ट देने वाले सेंटर्स की शिकायतें मिल रही थी। इस पर जब स्वास्थ्य विभाग ने जाँच कराई तो पता चला कि पैथोलॉजी लैब्स के कई अवैध कनेक्शन और कलेक्शन सेंटर शहर में चल रहे हैं। विभिन्न कलेक्शन सेंटर्स जो किसी पैथोलॉजी से संबंधित भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने सामने बड़ी बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लेबोरेटरी हैं उनके बोर्ड लगाए हुए थे। अब हम लोगों ने तहकीकात की तो ये पाया गया कि इन्होंने इन्हें अथराइज नहीं किया। तो अब हम जो SFR ID इशू कर रहे हैं वो किसी भी कलेक्शन सेंटर में ना सैंपल लिए जा सकेंगे और ना ही उसकी कोई एंट्री संभव हो पाएगी। खरगोन में केला उत्पादक किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। केले की मांग अचानक घटने और कम भाव मिलने से मजबूर किसान केले की फसल को मवेशियों को खिलाने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं कई किसान अपनी केले की फसल को उखाड़कर गेहूं और चने की फसल बो रहे हैं। मामला खरगोन जिले के कसरावद इलाके का है। मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है एवं और उल्टा खर्चा ज़्यादा बैठ रहा है इसका। तो ऐसी स्थिति में किसान केले की फसल कैसे आगे उगाएगा? अभी स्थिति है कि इसको काट के जानवरों को खिला रहे हैं, जिससे जानवरों को कुछ भी खाने को मिल जाए। 1 से 1.5 से लगाए 3 किलो के बीच में बिक रहा है और वहाँ भी लोग खाने को मजबूर नहीं है, जबरदस्ती मतलब बिक रहे हैं। पहले हम बेचते 300 रुपये कैरेट और आज हम बेच रहे हैं 120-125 रुपये कैरेट बेच रहे हैं केला। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के प्रभार वाले खरगोन जिले में भी यूरिया खाद का संकट हुआ है। किसान अपनी गेहूं और चने की फसल बचाने के लिए खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा खरगोन के
उमरखली रोड स्थित विपणन संघ के कार्यालय में देखने को मिला, जहां खाद लेने के लिए किसानों के साथ साथ छोटे छोटे स्कूली बच्चे और कॉलेज की युवतियां स्कूल और कॉलेज छोड़कर लाइन में लगी दिखाई दी। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपना घर का सारा कामकाज छोड़कर शीतलहर में लंबी लंबी कतारों में खड़ी हो रही हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसल बचाने के लिए 15 से 20 बोरी यूरिया खाद की जरूरत है, मगर डीएमओ कार्यालय से एक पावती पर केवल 3 बोरी ही खाद दिया जा रहा है। जब पता लगता है गांव में कि खाद आ गया है तो सब काम धाम छोड़ के, सुबह का सारा काम धाम छोड़ के बच्चों को, स्कूल के बच्चों तक को साथ में लेके आना पड़ता है। हम स्कूल छोड़ के यहाँ पर खाद लेने आए हैं सुबह से आए पर हमको अभी तक खाद नहीं मिला है। 3-3 बोरी में क्या हमारा फसल में आ रहा है क्या? अब 4-4 बोरी हो तो भी हमको फसल में काम देगी, बार बार आने को काम नहीं है हमारा पेड़। हाँ, क्योंकि हमारे पास भी था, कल से आना चालू हुआ है। अभी स्टॉक, अभी कल एक पॉइंट था खंडवा पे, वहाँ से भी माल आया है, तो अभी कल भी बांटा और आज भी बांटते हैं। मुरैना में सोसाइटी में बाजरा की खरीदी न होने से किसान परेशान हैं। किसानों के मुताबिक सोसाइटी बाजरे की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर खरीदी से इनकार कर रही है। ऐसे में वो फसल को मंडियों में बेचने के लिए मजबूर है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी जानदार किसानों के पास मैसेज नहीं आ रहे हैं, जिसके पास मैसेज आ रहे हैं उनकी फसल बिना खरीदे वापस की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि खरीदी तो हो रही है, लेकिन जिनके बाजरे का सैंपल फेल हो रहा है उनकी खरीदी में भी बाधा है। सोसाइटी वाले कह रहे हैं काला इसको नहीं लेंगे, लेंगे इसको, ये पहले गुनाह से पास हुआ, यदि पास नहीं हुआ तो वहीं बेच के तुम्हें बाजरे का बाजरा दे देंगे, उस पर जो खर्चा लगेगा तुम्हारा कुंटल पे वो देना होगा। ये बाजरा फिर मंडी में बेच रहे हैं, मंडी में देना पड़ रहा है, मजबूरी बस। और जो शासन के निर्देश आए हैं, जो सैंपल आए हैं, उसके अनुरूप अभी जो बाजरा है ज़िले में वो नहीं है, वो नॉर्म से बहुत अलग है। तो जो नॉर्म से अलग बाजरा खरीदी के निर्देश नहीं है, और उसके लिए हमने अभी शासन स्तर से मार्गदर्शन मांगा है। शासन स्तर से जो मार्गदर्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग खरीदी की प्रक्रिया आगे की जाएगी। इंदौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजय पॉल का जबलपुर तबादला कर दिया गया है। जस्टिस सुजय पॉल जबलपुर हाईकोर्ट में बतौर जज पदस्थ होंगे। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस आर.वी. मिलीमत ने जस्टिस सुयश पॉल के इंदौर से जबलपुर तबादले का आदेश जारी कर दिया। जस्टिस पॉल 20 दिसंबर से जबलपुर हाईकोर्ट में कार्यभार संभालेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व में 3 बाघों को एक साथ देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डर और रोमांच के बीच आज पन्ना टाइगर रिजर्व में सुबह ही सफारी के वक्त लोगों ने ये नज़ारा अपने कैमरे में कैद किया। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। पहले बाघों का दिखना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब पर्यटकों को आसानी से रिजर्व में बाघ दिख जाते हैं। एमपी के मिनी गोवा के नाम से मशहूर खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू पर क्रिसमस और नए साल की धूम अभी से देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से पर्यटक यहां के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक अब पानी के साथ साथ आसमान से भी इस टापू के खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों के लिए नए साल और क्रिसमस को देखते हुए पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर की जॉय राइड भी शुरू कर दी है। हनुवंतिया आने वाले समय में सैलानियों को इस इवेंट कंपनी के माध्यम से स्पोर्ट्स का मजा देने जा रहा है। यहाँ पर आते हैं उन्हें लाइफ जैकेट पहनने के लिए हम बोट के जो पायलट हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आनंद जो है सर, ये 24 सीटर बोट है जलपरी। कितना लंबा राउंड होता है? इसका 15 मिनट का राउंड है सर। अच्छा, कितनी क्षमता है इसकी? इसके मतलब 24 सीटर है, 24 मेंबर आ जाते थे। बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले कभी बोट में बैठे? गोवा में ज्यादा अच्छा लगता है? हमको तो यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट लगता है।
भारतीय चित्र साधना संस्था का चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण फरवरी 2022 में राजधानी भोपाल में आयोजित होगा, जिसके लिए संस्था की ओर से एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है। एमपी में फिल्म फेस्टिवल के बारे में सारी जानकारी होगी। इस बारे में आयोजनकर्ताओं ने बताया कि फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण बड़े स्तर पर 18 से 20 फरवरी तक होगा, जिसके लिए खास तौर पर ऐप को बनाया गया है। इसमें न केवल कार्यक्रमों की जानकारी रहेगी, बल्कि साथ ही जो लोग फिल्मोत्सव से जुड़ना चाहते हैं वो भी ऐप के जरिए जुड़ सकेंगे। इसे गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप की लॉन्चिंग 19 दिसंबर की जाएगी। आपको बता दें कि फरवरी में होने वाले इस लघु फिल्मोत्सव के लिए अभी तक सैकड़ों एंट्रियां आ चुकी हैं। जो हमारे भाई ने पूछा कि मोबाइल जो है वो सबसे ज़्यादा हैंडी टूल है, सब सुबह से लेकर शाम तक अपने हाथ में रहता है। तो एक तो ऐप जो इसीलिए बना है कि इजीली इसके साथ लोग जुड़ पाए। दूसरा ये कि कार्यक्रमों का स्केड्यूल भी आपके पास इजीली अवेलेबल रहे। इस पूरे फिल्म फेस्टिवल का जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, उसका आधार यह है कि हमारी जो फिल्में हैं, जो हमारे अवचेतन मन का भेदन बड़ी सरलता से कर लेती हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम जो है, वैल्यू सिस्टम जो है, हमारा जो सोच है, उसको प्रभावित करती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।